हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। लास्ट जो वीडियो थी ऑटोनॉमिक फार्माकोलॉजी के ऊपर, उसमें हमने बात की थी कैटेकोलामीन्स की, जिसमें हमने 3 कैटेकोलामीन्स को कवर किया था, एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन एंड डोपामीन। तो हमने कैटेकोलामीन्स को कवर कर लिया था लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंथेटिक कैटेकोलामीन्स की। तो वो थे एंडोजीनस कैटेकोलामीन्स जो हमारी बॉडी में भी प्रोड्यूस होते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे कैटेकोलामीन्स की जो हम बाहर से देते हैं, मतलब वो नेचुरल नहीं है, उन्हें बनाया जाता है, तो वो सिंथेटिक कैटेकोलामीन्स होते हैं। मैं फिर से आपको क्लासिफिकेशन एक बार दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ देखो, इधर आपको दिख रहा होगा एक तरफ एंडोजीनस और एक तरफ सिंथेटिक कैटेकोलामीन्स। तो एंडोजीनस वाले हमने लास्ट वीडियो में कवर किए थे और इस वीडियो में कवर करेंगे सिंथेटिक कैटेकोलामीन्स की, और उसके बाद हम चलेंगे इनडायरेक्टली एक्टिंग वाले ड्रग्स के ऊपर। तो पहले स्टार्ट करते हैं सिंथेटिक कैटेकोलामीन्स की। सिंथेटिक कैटेकोलामीन्स में सबसे पहले हमारे पास जो आ रहा है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वो है डोब्यूटामीन। डोब्यूटामीन क्या होता है? डोब्यूटामीन होता है बीटा 1 रिसेप्टर का एगोनिस्ट। मेनली बीटा 1 रिसेप्टर के ऊपर काम करता है, बीटा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा। बीटा 1 कहाँ होता है? बीटा 1 मैं आपको बता चुका हूँ, बीटा 1 होता है हार्ट के ऊपर। हार्ट में क्या करता है? हार्ट रेट भी बढ़ाता है, कंडक्शन को भी बढ़ाता है और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को भी बढ़ाता है हार्ट की। तो बीटा 1 पे इसका क्या काम होगा? हार्ट रेट बढ़ाएगा। तो क्या क्या काम करेगा बीटा 1? रिसेप्टर पे एक्ट करके हार्ट रेट को बढ़ाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कंडक्शन को बढ़ाएगा, ठीक है। तो हार्ट रेट को बढ़ा रहा है, कंडक्शन को बढ़ा रहा है, और थर्ड हमारे पास है कि ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी को भी बढ़ा रहा है, ठीक है। तो जो थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है कॉन्ट्रैक्टिलिटी वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो इसका यूज़ है इंक्रीज द मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी वाला, जो यूज़ हम कहाँ यूज़ करेंगे इस वाले फंक्शन को? इसको हम यूज़ करते हैं 2 जगह पे। तो डोब्यूटामीन यहाँ पे 2 जगह पे ड्रग ऑफ चॉइस होता है। एक हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस होता है स्ट्रेस इको के अंदर, और एक हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस होता है कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर। तो 2 जगह पे डोब्यूटामीन ड्रग ऑफ चॉइस है जहाँ पे इसको मेनली यूज़ किया जाता है। मेनली तो बीटा 1 पे एक्ट करेगा तो हार्ट पे यूज़ कर सकते हैं। तो 2 जगह इसको यूज़ करते हैं, स्ट्रेस इको के अंदर जो आप पढ़ोगे बाद में, और सेकंड कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर। आप अब सोचोगे कि कार्डियोजेनिक शॉक तो मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, मतलब लास्ट वीडियो में भी बताया था। कहाँ बताया था? नोरेपिनेफ्रिन में मैंने आपको बताया था कार्डियोजेनिक शॉक विद हाइपोटेंशन। तो अगर कोई पूछे कार्डियोजेनिक शॉक विद हाइपोटेंशन में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो उस कंडीशन में ड्रग ऑफ चॉइस हमारे पास था नोरेड्रिनलिन। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर अगर कोई पूछे तो वहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस हो जाता है हमारे पास डोब्यूटामीन, क्योंकि वो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा रहा है। तो कार्डियोजेनिक शॉक में हम इसको दे सकते हैं। कार्डियोजेनिक शॉक में हमें क्या एक्शन चाहिए? इसका बीटा 1 को स्टिमुलेट करने वाला एक्शन चाहिए। तो ये हो गया हमारे पास डोब्यूटामीन। अब नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे आइसोप्रेनलिन के ऊपर। सेकंड जो नॉन कैटेकोलामीन हमारे पास है वो है आइसोप्रेनलिन। आइसोप्रेनलिन 3 रिसेप्टर पे एक्ट करता है, बीटा 1 पे भी, बीटा 2 पे भी और बीटा 3 पे भी। तो आइसोप्रेनलिन तीनों बीटा रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है। डोब्यूटामीन किसको कर रहा था? सिर्फ बीटा 1 को। आइसोप्रेनलिन तीनों को कर रहा है। तो आइसोप्रेनलिन बीटा 1 को, बीटा 2 को और बीटा 3 तीनों को स्टिमुलेट करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक बात बताओ, बीटा 1 मैंने अभी आपको बता दिया, बीटा 1 के ऊपर 3 एक्शन होंगे, हार्ट रेट बढ़ेगा, कंडक्शन बढ़ेगी और कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी। हार्ट रेट बढ़ने को क्या बोलते हैं? क्रोनोट्रोपिज्म, बता चुका हूँ मैं पिछली वीडियोज़ के अंदर। कंडक्शन बढ़ने को क्या बोलेंगे? ड्रोमोट्रोपिज्म, और कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ने को क्या बोलते हैं? आइनोट्रोपिज्म। तो ये तीनों चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, क्रोनोट्रोपिज्म पॉजिटिव, ड्रोमोट्रोपिज्म पॉजिटिव एंड आइनोट्रोपिज्म पॉजिटिव, ठीक है। ये बीटा 1 एक्शन हो गया। नेक्स्ट आइसोप्रेनलिन बीटा 2 पे काम करता है। बीटा 2 पे काम करके क्या करेगा? स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करेगा। जैसे ब्रोंकस को रिलैक्स करके ब्रोंको डायलेशन कोज करेगा, वेसल्स को रिलैक्स करके वैसो डायलेशन कोज करेगा। तो आइसोप्रेनलिन कोई पूछे वैसो डायलेशन करेगा या वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, तो आपको जवाब होना चाहिए वैसो डायलेशन, क्योंकि आइसोप्रेनलिन अल्फा 1 रिसेप्टर या अल्फा 2 रिसेप्टर पे काम ही नहीं कर रहा, तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो ही नहीं सकती, और बीटा 2 पे एक्ट करके वो वैसो डायलेशन करवा रहा है। तो आइसोप्रेनलिन करवाता है वैसो डायलेशन और हार्ट को करता है स्टिमुलेट। तो कोई पूछे ऐसा ड्रग बताओ जो हार्ट को स्टिमुलेट करे प्लस में वैसो डायलेशन कराए, तो वो एक है आइसोप्रेनलिन। बीटा 3 पे भी एक्ट करता है, बीटा 3 को भी स्टिमुलेट करता है। इसको मेनली यूज़ करते हैं ब्रेडिकार्डिया के ट्रीटमेंट में। कहाँ यूज़ करते हैं? मेनली ब्रेडिकार्डिया के ट्रीटमेंट में। इतना याद रखना, बस ये मेनली याद क्या रखना कि तीनों रिसेप्टर पे एक्ट करता है, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3।
थर्ड हमारे पास है ड्रोक्सीडोपा। ड्रोक्सीडोपा एक प्रोड्रग है। प्रोड्रग मतलब इसकी एक्टिव फॉर्म कुछ और है, प्रोड्रग की फॉर्म में ये एक्टिव नहीं है, मतलब काम नहीं करेगा, ये पहले कन्वर्ट होगा अपनी एक्टिव फॉर्म में, उसके बाद वो एक्ट करेगा। तो इसकी एक्टिव फॉर्म हमारे पास है नोरेपिनेफ्रिन। तो नोरेपिनेफ्रिन हम पढ़ चुके हैं, वही सारे इसके एक्शन होंगे, बस ये प्रोड्रग फॉर्म है एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन की, ड्रोक्सीडोपा। तो थर्ड भी कवर हो गया। नंबर 4 है आइबोपामीन। आइबोपामीन 2 रिसेप्टर पे काम करती है, एक D1 रिसेप्टर, एक अल्फा-1 रिसेप्टर। D1 पे वैसोडाइलेशन करेगी किडनी वगैरह में, अल्फा-1 पे एक्ट करके वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगी। तो आपको याद रखना है D1 को भी स्टिमुलेट कर रही है, अल्फा-1 को भी स्टिमुलेट कर रही है। नंबर 5 है हमारे पास जो हम पढ़ रहे हैं नॉन कैटेकोलामीन, सॉरी सिंथेटिक कैटेकोलामीन्स, उसके अंदर वो है फिनोल्डोपाम। फिनोल्डोपाम जो है वो पार्शियल D1 एगोनिस्ट है, पार्शियल D1 रिसेप्टर का एगोनिस्ट है, और D1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके क्या कराएगा, पेरिफेरल वैसोडाइलेशन, मतलब किडनी वगैरह में वैसोडाइलेशन करवा देगा, जिसके कारण ब्लड प्रेशर को करेगा कम। तो इसको हम देते हैं आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज के अंदर। तो फिनोल्डोपाम को हाइपरटेंसिव, मतलब किसी का बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई हो रखा है और इमरजेंसी कंडीशन है, उस कंडीशन में फिनोल्डोपाम दे सकते हैं, क्योंकि वो वैसोडाइलेशन करवा के हमारा बीपी को कम कर रहा है। तो ये हमारा हो गया सिंथेटिक कैटेकोलामीन्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है नॉन कैटेकोलामीन्स। तो अभी भी हम डायरेक्टली एक्टिंग ही पढ़ रहे हैं। हमें बात की थी 3 तरह के एड्रेनर्जिक ड्रग्स होते हैं, डायरेक्टली एक्टिंग, इनडायरेक्टली एक्टिंग एंड मिक्स्ड एक्टिंग। डायरेक्टली में हमने पढ़ा था कैटेकोलामीन्स और नॉन कैटेकोलामीन्स। कैटेकोलामीन्स कवर हो चुका है, अब चलते हैं नॉन कैटेकोलामीन्स पे। और नॉन कैटेकोलामीन्स को हम पढ़ेंगे उसके यूजेस के बेसिस पे। जैसे कौन कौन से नॉन कैटेकोलामीन्स को हम अल्फा-1 के यूजेस के बेसिस पे यूज़ करते हैं, मतलब कौन सा कैटेकोलामीन अल्फा-1 का एगोनिस्ट है, कौन सा कैटेकोलामीन अल्फा-2 का एगोनिस्ट है, सॉरी कैटेकोलामीन बोल रहा हूँ, नॉन कैटेकोलामीन, उसकी हम बात करेंगे यहाँ पे। नंबर 1 है अल्फा-1 यूजेस के बेसिस पे। तो अल्फा-1 यूजेस के बेसिस पे अगर हम बात करें तो अल्फा-1 कहाँ कहाँ था। अल्फा-1 दो तरह का था, अल्फा-1A, अल्फा-1B। अल्फा-1A मैंने बताया था 2 जगह प्रेजेंट होता है, आयरिस के अंदर और इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर के अंदर, जबकि जो अल्फा-1B था वो ब्लड वेसल्स पे प्रेजेंट था। तो अल्फा-1 का मेन काम आयरिस पे प्रेजेंट था, वहाँ पे क्या करा रहा था, अल्फा-1 याद करो, आयरिस पे एक मसल थी डायलेटर प्यूपिला, उसको स्टिमुलेट कर रहा था, मतलब उस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा था, जिसके कारण हमारा जो आइरिस जो है, आइरिस की जो मसल है कौन सी, डायलेटर प्यूपिला, वो कॉन्ट्रैक्ट करके प्यूपिल के साइज को बढ़ा के मिड्रियासिस कोज करा रही थी। तो आइस के अंदर मिड्रियासिस हो रही थी, किसकी मदद से, अल्फा-1 की मदद से। अब ऐसे ड्रग्स की बात करेंगे, ऐसे नॉन कैटेकोलामीन्स की बात करेंगे जो मिड्रियासिस करवा रहे हों, ठीक है। तो इनको हम यूज़ कर सकते हैं फंडोस्कोपी के लिए। मिड्रियासिस हम पढ़ चुके हैं, फंडोस्कोपी हमने जब हमने एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स पढ़ा था तभी मैंने बताया था एट्रोपिन के अंदर। तो यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस होता है फिनाइलेफ्रिन आई ड्रॉप्स। तो फिनाइलेफ्रिन एक अल्फा-1 एगोनिस्ट है जो मिड्रियासिस करवाता है, और वो ड्रग ऑफ चॉइस होता है फंडोस्कोपी के लिए। मेनली एडल्ट्स में तो वही होता है ड्रग ऑफ चॉइस। नेक्स्ट इसका यूज़ पढ़े तो वो है वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। नेक्स्ट यूज़ है वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, क्योंकि हमने पढ़ा था एड्रेनर्जिक ड्रग्स प्रेशर एजेंट होते हैं, वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाएंगे। और अल्फा-1A प्रेजेंट होता है, सॉरी अल्फा-1B ब्लड वेसल्स पे प्रेजेंट है, तो वो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा। और वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवा के क्या करवाएगा, बीपी को बढ़ाएगा। बीपी बढ़ेगा मतलब क्या होगा, हाइपरटेंशन। तो सॉरी मतलब बीपी बढ़ रहा है उसको हाइपरटेंशन बोलेंगे हम। तो कब दे सकते हैं हम इसको हम देते हैं हाइपोटेंशन के ट्रीटमेंट में, मतलब किसी पेशेंट का बीपी अगर कम है तो उस कंडीशन में हम दे सकते हैं ये अल्फा-1 यूज़ वाला ड्रग, ताकि बीपी बढ़ जाए। तो कौन कौन से ड्रग्स हैं जिसको हम देते हैं हाइपोटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए, मतलब ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए। उसमें एक तो फिनाइलेफ्रिन है, अभी हमने पढ़ा फिनाइलेफ्रिन अल्फा-1 एगोनिस्ट है। उसके अलावा एक है मिडोड्रीन और एक है मिथोक्सामीन। तो 3 ड्रग्स ऐसे हैं जिसको हम बीपी बढ़ाने के लिए दे सकते हैं। 3 ऐसे ड्रग्स हैं जो अल्फा-1 एगोनिस्ट हैं और बीपी बढ़ाने के लिए दे सकते हैं, फिनाइलेफ्रिन, मिडोड्रीन एंड हमारे पास मिथाइलजेंथीन, सॉरी मिथाइलजेंथीन बोल रहा हूँ, मिथोक्सामीन, ठीक है। तो ये तीनों ड्रग्स हम वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाने के लिए देते हैं, मतलब ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए देते हैं उस पेशेंट में जिसका ब्लड प्रेशर कम हो रखा हो। तो 2 यूजेस हमने पढ़ लिए अल्फा-1 एगोनिस्ट के, जो कि नॉन कैटेकोलामीन्स थे। तो हमने अब तक नॉन कैटेकोलामीन्स में कौन कौन से ड्रग पढ़े, फिनाइलेफ्रिन, मिडोड्रीन और मिथोक्सामीन। तो ये 3 ड्रग्स हमने पढ़ लिए। मिथोक्सामीन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो जो फिनाइलेफ्रिन है, अभी हमने पढ़ा फिनाइलेफ्रिन अल्फा-1 एगोनिस्ट है, फिनाइलेफ्रिन अल्फा-1 का स्टिमुलेटर है। इसको हम यूज़ करते हैं 3 कंडीशन में, मेनली 3 कंडीशन में ये ड्रग ऑफ चॉइस है।
हमारे बीपी के पेशेंट्स के लिए। तो ऐसे पेशेंट्स जिनका ब्लड प्रेशर कम है ड्यू टू स्पाइनल एनेस्थीसिया, ऐसे पेशेंट्स जिनका ब्लड प्रेशर कम है ड्यू टू एओर्टिक डायसेक्शन, और ऐसे पेशेंट्स, ऐसी प्रेग्नेंट फीमेल्स जिनके अंदर बीपी कम हुआ है प्रेगनेंसी के अंदर, मतलब प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर बीपी कम होता है, तो उस कंडीशन में भी ड्रग ऑफ चॉइस फिनाइलेफ्रीन है। स्पाइनल एनेस्थीसिया या एओर्टिक डायसेक्शन की वजह से अगर ब्लड प्रेशर कम होता है तो उस कंडीशन में भी हम देते हैं फिनाइलेफ्रीन, वही ड्रग ऑफ चॉइस है। और अगर किसी को पोस्चरल हाइपोटेंशन है, मतलब कोई बंदा लेटा हुआ था और खड़ा होता है तो उसको चक्कर आने लग जाते हैं, मतलब उसका बीपी एकदम डाउन चला जाता है, तो उस कंडीशन में हम देते हैं मिडोड्रीन। तो पोस्चरल हाइपोटेंशन के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है मिडोड्रीन, तो ये आपको याद रखना है। पोस्चरल हाइपोटेंशन के लिए मिडोड्रीन, बाकी हाइपोटेंशंस के लिए मेन था फिनाइलेफ्रीन, और फंडोस्कोपी में भी मेन क्या था, फिनाइलेफ्रीन, वही ड्रग ऑफ चॉइस था। अब जो थर्ड यूज़ है अल्फा 1 का, तो अल्फा 1 के दो यूज़ पढ़ लिए, आई के अंदर मिड्रियासिस करवाने वाले ड्रग्स पढ़ लिए फिनाइलेफ्रीन, और बीपी बढ़ाने वाले ड्रग्स पढ़ लिए जो कि अल्फा 1 एगोनिस्ट थे। अब ऐसे अल्फा एगोनिस्ट पढ़ेंगे जो नेजल डिकंजेस्टेंट्स हों, जो हमारे जो नाक बंद हो रखी हो तो उसको खोल दें, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम देते हैं अल्फा 1 एगोनिस्ट और अल्फा 2 बी एगोनिस्ट वाले ऐसे ड्रग्स जो अल्फा 1 बी एगोनिस्ट हो, मतलब अल्फा 1 को भी स्टिमुलेट करे और अल्फा 2 बी को भी स्टिमुलेट करे। मतलब मेन काम हमारा क्या है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाना है नोज़ में। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होने के बाद क्या हो जाएगा, मतलब कब देंगे इसको, एलर्जिक राइनाइटिस में देते हैं, कॉमन कोल्ड में देते हैं और साइनोसाइटिस में देते हैं, ठीक है। इन तीन कंडीशंस में देते हैं नेजल डिकंजेस्टेंट्स को। तो एक तरह से ये मतलब नाक बहना है ना, उसको रोक देगा, नाक नहीं बहने देगा, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, दो तो ऐसे ड्रग्स हैं जो सिर्फ हम नेजल ड्रॉप्स की फॉर्म में देते हैं, ऑक्सीमेटाजोलिन एंड जाइलोमेटाजोलिन। एक ड्रग है जो सिर्फ ओरल दे सकते हैं, वो है स्यूडोइफेड्रिन, ठीक है। स्यूडोइफेड्रिन नेजल डिकंजेस्टेंट है बट ये मिक्स्ड एक्टिंग है, ठीक है मिक्स्ड एक्टिंग बट नेजल डिकंजेस्टेंट है, इसलिए यहाँ पे लिखा है। और थर्ड है हमारे पास फिनाइलेफ्रीन। फिनाइलेफ्रीन क्या है, वो नेजल ड्रॉप्स के रूप में भी दे सकते हैं और ओरल भी दे सकते हैं। तो फिनाइलेफ्रीन का आपको क्या पता चला, वो अल्फा 1 एगोनिस्ट भी है, अल्फा 2 एगोनिस्ट भी है, दोनों का एगोनिस्ट है, तभी दे रहे हैं, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करा रहे हैं। तो ऑक्सीमेटाजोलिन एंड जाइलोमेटाजोलिन नेजल ड्रॉप्स के रूप में देते हैं, स्यूडोइफेड्रिन ओरल दे सकते हैं, फिनाइलेफ्रीन दे सकते हैं नेजल ड्रॉप्स प्लस ओरल, दोनों तरह से दे सकते हैं। तो ये नेजल डिकंजेस्टेंट ड्रग्स थे, ठीक है। नेजल डिकंजेस्टेंट में जो हम यूज़ करते हैं एड्रीनर्जिक ड्रग्स, नॉन कैटेकोलामिन्स, उनकी हमने बात की। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है, अगर हम नेजल डिकंजेस्टेंट को बहुत लंबे समय तक यूज़ करें, नेजल डिकंजेस्टेंट को बहुत लंबे समय तक यूज़ करेंगे तो बहुत लंबे समय तक वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन रहेगी, नाक के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्टेड रहेंगी, जिसके कारण जो ब्लड सप्लाई मिल रही थी वो नहीं मिल पाएगी, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, धीरे धीरे ब्लड बहुत कम आएगा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के कारण, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, उसके कारण हाइपोक्सिया हो जाएगा, इस्कीमिया हो जाएगा, ठीक है। तो उस वजह से एक कंडीशन हो जाती है एट्रोफिक राइनाइटिस, और उसकी वजह से स्मेल भी चली जाती है, एनोस्मिया, एनोस्मिया मतलब स्मेल जाना। तो एट्रोफिक राइनाइटिस प्लस एनोस्मिया, ये दो चीज़ें हो जाती हैं अगर हम लगातार बहुत लंबे समय तक नेजल डिकंजेस्टेंट्स का यूज़ करते हैं, जिसे मिला के हम बोलते हैं राइनाइटिस मेडिकामेंटोसा। तो राइनाइटिस मेडिकामेंटोसा हो जाता है, इस वजह से डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको नेजल डिकंजेस्टेंट ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, डेली बेसिस पे यूज़ नहीं करना चाहिए, कभी कभी उसको यूज़ करना चाहिए, वरना आपको स्मेल चली जाएगी और एट्रोफिक राइनाइटिस भी हो सकता है। तो ये हो गया अल्फा 1 यूजेस का। अब चलते हैं अल्फा 2 यूजेस के ऊपर। अल्फा 2 यूजेस कौन कौन से हैं जो हम एड्रीनर्जिक ड्रग्स दे सकते हैं अल्फा 2 यूजेस के बेसिस पे, तो वो है अल्फा 2A का एगोनिस्ट। और अल्फा 2A आपको याद होगा प्री साइनेप्टिक ऑटो रिसेप्टर था, ये एक तरह से एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर रहा था, ठीक है। तो प्री साइनेप्टिक ऑटो रिसेप्टर था, सिंपैथेटिक डिस्चार्ज को कम कर रहा था, मैं बता चुका हूँ लास्ट वीडियोज़ में। तो इस कंडीशन में दो ड्रग्स हमारे पास आते हैं, क्लोनिडीन और अल्फा मिथाइल डोपा, जो एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम को रोकने के लिए हम दे सकते हैं, क्लोनिडीन और अल्फा मिथाइल डोपा। नेक्स्ट है बीटा 2 यूजेस। बीटा 2 यूजेस के बेसिस पे, बीटा 2 मतलब कहाँ कहाँ था, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करवा रहा था बीटा 2 रिसेप्टर, तो हम इसको कहाँ कहाँ दे सकते हैं। तो नंबर 1 ब्रोंको डायलेटर्स, ऐसे ड्रग्स जो हम ब्रोंकस को डायलेट करने के लिए देते हैं तो वो आते हैं साल्ब्यूटामोल एंड टर्ब्यूटालिन, जो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी पढ़ेंगे। नंबर 2 है टोकोलिटिक्स। टोकोलिटिक्स मतलब यूट्रस को रिलैक्स कराने वाले। यूट्रस को रिलैक्स कब करवाना चाहेंगे, अगर किसी को प्री टर्म लेबर हो रहा है, मतलब अभी मतलब गेस्टेशन पीरियड पूरा हुआ नहीं है और पेन होने लगा है, तो उस कंडीशन में हम देते हैं ताकि प्री टर्म लेबर ना हो। तो उस कंडीशन में दो ड्रग्स हैं, रिटोड्रीन एंड आइसोक्सुप्रिन।
तो रिटोड्रिन और आइसोसुप्रीन है टोकोलिटिक्स। नंबर 3 है कोरोनरी ब्लड वेसल्स को डायलेट करने वाले, हार्ट के अंदर कोरोनरी ब्लड वेसल्स होती हैं उसको डायलेट करने वाले, वो हैं हमारे पास ऑक्सीफेड्रिन। तो इसको हम देते हैं एंजाइना के ट्रीटमेंट के लिए। तो पढ़ेंगे बाद में सीवीएस में ये सब चीज़ें, अभी बस ड्रग्स के नाम याद रखने हैं। तो बीटा 2 यूजेस के बेसिस पे जो नॉन कैटेकोलामीन्स हैं वो हैं साल्ब्यूटामोल और टर्ब्यूटलिन ब्रोंकोडायलेटर्स, आइसोसुप्रीन और रिटोड्रिन टोकोलिटिक्स, और ऑक्सीफेड्रिन हमारे पास है कोरोनरी ब्लड वेसल को डायलेट करने वाला। तो ये बीटा 2 के एगोनिस्ट हैं। तो ये सब जो भी पढ़े हमने ये बीटा 2 के एगोनिस्ट हैं। जैसे पहले फिनाइलेफ्रिन वगैरह अल्फा एगोनिस्ट थे, ये बीटा एगोनिस्ट हैं, बीटा 2 के एगोनिस्ट। अब बीटा 2 मैंने आपको बताया था, बीटा 2 रिसेप्टर में क्या क्या था जब मैंने रिसेप्टर्स पढ़ाए थे। लीवर और मसल में ग्लाइकोजेनोलिसिस करवा के ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है बीटा 2 रिसेप्टर के ऊपर। जब भी एड्रीनर्जिक जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन ये सब जब काम करते हैं उसके ऊपर, तब जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ता है। मतलब लीवर और मसल्स के अंदर ग्लाइकोजेनोलिसिस होती है और ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। तो एक साइड इफेक्ट जो होगा बीटा 2 एगोनिस्ट का वो होगा हाइपरग्लाइसेमिया, मतलब ग्लूकोज लेवल बढ़ना ब्लड में। एक होता है हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया कैसे? ब्लड के अंदर जो पोटेशियम होता है उसको ये बीटा 2 एगोनिस्ट भेज देते हैं मसल्स के अंदर, मसल्स के अंदर भेज देंगे उसको, तो हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रिमर्स, ये भी मैं बता चुका हूँ, स्केलेटल मसल्स पे बीटा 2 जो एगोनिस्ट है वो ट्रिमर्स कोज कर सकते हैं। तो बीटा 2 एगोनिस्ट का एक साइड इफेक्ट हो सकता है ट्रिमर्स। तो ये हो गया बीटा 2 वाले यूज़। अब लास्ट चलते हैं हम बीटा 3 वाले यूज़ के ऊपर। बीटा 3 कहाँ था? बीटा 3 हमने पढ़ा था ब्लैडर के ऊपर प्रेजेंट था और पैनक्रियाज पे प्रेजेंट था, ठीक है। सॉरी, पैनक्रियाज कह रहा हूँ, एडिपोज टिश्यू पे प्रेजेंट था, लिपोलिसिस करवा रहा था बीटा 3। तो बीटा 3 मेनली ब्लैडर पे होता है और हमारे पास एडिपोज टिश्यू पे होता है। ब्लैडर पे क्या करवाता है? बीटा 3 को स्टिमुलेट करता है। मतलब बीटा 3 जब स्टिमुलेट होता है तो वो ब्लैडर को रिलैक्स करवाता है। ब्लैडर रिलैक्स होने का क्या मतलब है? बार बार बता चुका हूँ, यूरिन पास आउट नहीं होगा। कब यूरिन पास आउट नहीं करना चाहते? ओवर एक्टिव ब्लैडर के केस में। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ड्रग है जो सिर्फ बीटा 3 का एगोनिस्ट है, सिलेक्टिव बीटा 3 एगोनिस्ट है, वो है मीराबैग्रोन, जो बीटा 3 के ऊपर ही काम करेगा। जैसे ऊपर वाले ड्रग्स थे ये बीटा 2 पे काम कर रहे थे, उससे ऊपर वाले अल्फा पे काम कर रहे थे, तो वो सब बात हम कर चुके हैं। तो बीटा 3 यूजेस के बेसिस पे भी हमने पढ़ लिया। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। हमने कैटेकोलामीन्स में बात की थी सिंथेटिक वालों की और नॉन कैटेकोलामीन्स को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में इनडायरेक्टली एक्टिंग और मिक्स्ड एक्टिंग ड्रग्स की बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।